हम अगर बात करें मिलिट्री की तो रूस, अमेरिका और बरतानिया दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक में सर फहरिस्त आते हैं। ये तीनों ममालिक न सिर्फ मिलिट्री में सबसे ऊपर हैं, बल्कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी बाकी सारी दुनिया से चंद कदम आगे ही रहते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि इतने ताकतवर ममालिक अफगानिस्तान जैसे छोटे और कमजोर मुल्क से बार बार हार चुके हैं? आखिर अफगानिस्तान में ऐसा कौन सा राज छुपा है जिससे दुनिया की ताकतें उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो जाती हैं? और सबसे बढ़कर ये कि रूस, अमेरिका और बरतानिया का अफगानिस्तान पर हमले करने या काबिज होने के पीछे क्या वजूहात थी? आखिर उनको इस कमजोर मुल्क के बंजर जमीन में क्या इंटरेस्ट था? नाजरीन, अफगानिस्तान ने अपना ज्यादातर अरसा गैर मुल्की ताकतों से जंगे लड़ने में गुजारा है। वहाँ पर कब्जा जमाने की हिस्ट्री को देखा जाए तो 2500 साल पहले 331 BC में अलेक्जेंडर, जिसने आधी से ज्यादा दुनिया पर कब्जा किया था, उसने अफगानिस्तान पर भी हमला किया, लेकिन वो 7 सालों से ज्यादा यहाँ पर अपनी हुकूमत नहीं जमा सका। 522 BC में पर्शियंस ने भी इस जगह पर हमला किया था, लेकिन उनका कब्जा भी 2 सालों से ज्यादा न चल सका। मंगोल एम्पायर, सिख एम्पायर और मुगल एम्पायर ने भी इस जगह पर अलग अलग वक्तों में हमला किया, लेकिन सिर्फ मंगोल यहाँ 2 साल टिके, जबकि सिख और मुगल एम्पायर ने एक साल के अंदर यहाँ से अपना हाथ निकाल लिया। जब बरतानिया ने सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना शुरू किया तो आज के म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान तक सारा का सारा इलाका बरतानिया की आर्मी के कंट्रोल में था। अफगानिस्तान में उन्होंने 3 बार अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से एक बार भी कामयाब ना हो सके। 1979 में सोवियत यूनियन यानी आजकल के दौर के रूस ने भी अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की। 9 सालों तक अफगानिस्तान में जंग लड़ने के बाद रूस को भी अपने ट्रूप्स यहाँ से निकालने पड़े। इस दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान सिविल वॉर चल रही थी और अफगानिस्तान की तरफ से हार मिलने पर पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन का बहुत नेगेटिव इंप्रेशन गया था। अभी सोवियट्स को यहाँ से निकले 12 साल ही गुजरे थे कि अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। हैरत की बात तो ये है कि इस जंग में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि तमाम नेटो ममालिक ने मिलकर हमला किया था। एक तरफ बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, डेनमार्क और पोलैंड समेत 13 ताकतवर ममालिक थे, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस जंग को अकेले ही लड़ रहा था। अफगानी तालिबान के खिलाफ 20 साल तक ये जंग चलती रही, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी। आखिर में नौबत यहाँ तक आ गई कि 2021 में अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ से निकलने के लिए भी तालिबान के साथ डील साइन करनी पड़ी। माहिरीन का कहना है कि 20 साल इस जंग के दौरान अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान के सिर्फ 25% ही एरिया को कंट्रोल कर पाई थी। अफगानिस्तान का टोटल एरिया फ्रांस से बड़ा और जबकि इसकी आबादी 3 करोड़ 80 लाख है, जो अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया से भी कम है। इतना छोटा मुल्क अपने से 10 गुना बड़े और ताकतवर मुल्कों से कैसे मुकाबला करता रहा है? इसके कई सारे जवाब हैं, लेकिन सबसे बड़ा जवाब अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन में छुपा है। अफगानिस्तान कई अलग अलग कबीलों में बटा हुआ है, जिसमें उज़्बेक्स, ताजिक्स और पश्तून शामिल हैं। इसका पूरा बॉर्डर खुद अफगानिस्तान ने नहीं बल्कि गैर मुल्की ताकतों ने आज से 120 साल पहले बनाया था। इस बॉर्डर की यहाँ बसने वाले कबीलों के सामने कोई हैसियत नहीं थी। इसके जुनूबी बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पश्तून कई 100 सालों से रहते आए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तून से ज्यादा बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में रहते हैं। बॉर्डर बनने से पहले ही जुनूबी अफगानिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में पश्तून का बसेरा था। इन पश्तून की मोस्टली फैमिलीज अगर अफगानिस्तान में हैं, तो उनके रिलेटिव्स पाकिस्तान में रहते हैं। लिहाजा जब ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ का बॉर्डर डिफाइन किया तो उसकी यहाँ रहने वाले पश्तून्स के आगे कोई खास अहमियत नहीं थी, क्योंकि ये बॉर्डर महज एक इमेजिनरी लाइन के जैसा था। जैसे बॉर्डर डिफाइन होने से पहले वो एक दूसरे से मिलने जाया करते थे, वैसे ही बॉर्डर बनने के बाद भी जाया करते थे। यहाँ तक कि अफगानिस्तान अभी भी पाकिस्तान के इन पश्तून एरियाज को अपना एरिया क्लेम करता है। इस बॉर्डर का ज्यादातर हिस्सा इंतहाई ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है। इसी वजह से बॉर्डर को कंट्रोल करना पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए काफी मुश्किल रहा है। द ड्यूरेंट लाइन के नाम से पहचाना जाने वाला ये बॉर्डर 2640 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 8 गेट्स हैं जो बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अमेरिकन न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 8 गेट्स के अलावा भी चंद ऐसे स्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ से ड्रग्स, वेपन्स और मिलिटेंट्स की स्मगलिंग बहुत
कॉमन है। अफगानिस्तान में रहने वाले टेररिस्ट बहुत आसानी से पाकिस्तान आते और यहाँ से नए मिलिटेंट्स तैयार करके वापस चले जाते थे। इन सब वजूहात की वजह से ही द ड्यूरेंट लाइन को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर भी कहा जाता है। अफगानिस्तान का नक्शा देखा जाए तो ये एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी किसी को इस पर जमीनी रास्ते से घुसकर हमला करना हो तो उसके लिए पड़ोसी मुल्कों से मदद लेना पड़ती है, जिसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान शामिल हैं। लेकिन जैसे तैसे करके अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा भी जाए तो हमला आवरों को बड़े बड़े पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। याद रहे, अफगानिस्तान बेशक कॉन्टिनेंट का सेंटर है, लेकिन यहाँ की कम आबादी भी यहाँ के पहाड़ों की हार्श कंडीशन की वजह से ही है, जिनको हिंदुकुश माउंटेन्स कहा जाता है। ये रेंजेस इतनी ऊंची और इतनी खतरनाक हैं कि यहाँ सरवाइव करना और इनको क्रॉस करना करीब इम्पॉसिबल ही माना जाता है। ये आलिशान पहाड़ अफगानिस्तान के 75% एरिया को कवर किए हुए हैं, जबकि पूरे मुल्क की बात की जाए तो 50% से भी ज्यादा एरिया 2000 मीटर्स की ऊंचाई पर है। ये पहाड़ियाँ अफगानिस्तान को एक नेचुरल वॉल का काम देती हैं, जो गैर मुल्की ताकतों के लिए तो अनजान है, लेकिन यहाँ के लोकल्स इन पहाड़ियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब सोवियट्स ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो मिलिटेंट्स ने इन पहाड़ों में छुपकर पास में गुजरने वाले रूसी टैंक्स और ट्रूप्स पर हमला करके पास के पहाड़ों में बने गारों में जाकर छुप जाते थे, जहां उनको ढूंढ पाना नामुमकिन होता था। कई बार तो मिलिटेंट्स पूरे मिलिट्री बैरक्स तक को भी उड़ा देते थे, जिससे रूसी कई महीनों तक आगे नहीं बढ़ पाते थे। हिंदुकुश माउंटेन रेंज जहां हमला आवरों को रोकती है, वहीं इनकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक गुड्स और सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ दर्जनों वादियां हैं जिसमें अलग अलग कबीले बसते हैं। मुश्किल तरीन पहाड़ों की वजह से ज्यादातर कबीलों का आपस में भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक वादी से दूसरी वादी तक जाना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से इन कबीलों ने वादियों के बीच में ही अलग दुनिया बसा रखी है। इनके अपने अपने कानून हैं और ज्यादातर कबीले अपनी सिक्योरिटी खुद ही करते हैं। यही वजह है कि काबुल में मौजूद सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अफगानिस्तान के ट्राइबल एरियाज पर ज्यादा होल्ड नहीं चलता। जाहिर है, जब अफगानिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन मसलों के आगे बेबस रहती है तो बाहर से आने वाली मिलिट्री पावर्स कैसे अपना होल्ड बरकरार रख सकती है। 1979 में सोवियत मिलिट्री अफगानिस्तान के शहर खोस्त में अपनी मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब हुई। ये बेस एक वादी में बनाई गई थी जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद थे। इसी बात का फायदा उठाकर अफगान मिलिटेंट्स ने इन पहाड़ों पर डेरा डाल दिया और पूरी सोवियत बेस को चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि ये मिलिटेंट्स ऊंचाई पर थे, इसी वजह से उन्होंने वादी तक जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि सोवियत मिलिट्री बेस का पूरा सप्लाई नेटवर्क टूट गया और अब वो सिर्फ एयर सप्लाईज पर डिपेंडेंट रह गया, जो कि सोवियट्स के लिए कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था। अफगानी मिलिटेंट्स की ये स्ट्रेटेजी सिर्फ सोवियट्स को ही हराने में कामयाब नहीं थी। 2001 में जब अमेरिकन ने अपना कब्जा करने की कोशिश की तो तमाम नेटो ममालिक की टोटल 1,30,000 फोर्स को बाय एयर भेजा गया, लेकिन इतनी ज्यादा फोर्स के लिए रेगुलर सप्लाईज, एम्युनिशंस, टैंक्स और ट्रक्स को पाकिस्तान के खैबर पास के जरिए भेजा जाता था। अफगान मिलिटेंट्स को अच्छी तरह मालूम था कि यूएस आर्मी के लिए खैबर पास कितना ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से वो पहाड़ों पर रहकर इनके ट्रक्स पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हत्ता के 2009 में उन्होंने खैबर पास के एक बहुत बड़े और नाजुक हिस्से को ही तबाह कर दिया था। जब उनको अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से जवाबी हमले का सामना करना पड़ता तो वो बड़ी आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ जाते थे। अफगान मिलिटेंट्स पाकिस्तान जाकर भी नेटो कंटेनर्स को खैबर पास एंटर होने से पहले ही जला दिया करते थे, जिससे यूएस आर्मी को खासे नुकसान का सामना करना पड़ता था। नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में टेररिस्ट को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट की भी मदद ली और वहाँ कई लोकल्स को भी इस जंग में हिस्सेदार बनाया। बेशक कई मकामात पर उनको कामयाबी भी मिली, लेकिन पूरे 20 साल जंग का अगर तखमीना लगाया जाए तो यूएस आर्मी सिर्फ 25% अफगानिस्तान को होल्ड करती थी और यूएस आर्मी ने अफगानिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन में टोटल $2.3 ट्रिलियन बहा दिए। यानी अमेरिका सिर्फ एक दिन में अपनी फोर्सेस पर $300 मिलियन खर्चा करता था। इतनी सारी रकम खर्च करने के बाद और तकरीबन 2500 अमेरिकन मिलिट्री के नौजवानों की हलाकत और 21,000 अमरीकी फौजियों के जख्मी होने के बाद भी जब 75% अफगानिस्तान में तालिबान का होल्ड
होल्ड बरकरार था तो अमेरिकन आर्मी ने यहाँ से निकलने में ही अपनी बेहतरी समझी। ये बात तो हम सबको समझ आ गई कि अफगानिस्तान की ऊंची और खतरनाक पहाड़ियाँ और उनमें मौजूद अनगिनत खुफिया गारों और यहाँ के आइसोलेटेड ट्राइबल एरियाज की वजह से ही गैर मुल्की ताकतें यहाँ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। लेकिन आखिर घूम फिर कर हर कोई अफगानिस्तान को ही क्यों कंट्रोल करना चाहता है? इस बात का जवाब भी हमें अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन में ही मिलता है। ये एशिया का सेंटर है जिसको हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान के मामला कंट्रोल में रहें। अब जाहिर है जिसका भी अफगानिस्तान पर कंट्रोल रहेगा वो इन रीजन्स के तमाम मुल्कों के लिए बहुत खास भी होगा। यही वजह है कि अफगानिस्तान में जब भी कोई पावर अपना होल्ड बनाना चाहती है तो दूसरी पावर्स यहाँ मिलिटेंट्स को फंड करके उनकी हेल्प करके उस पावर को कमजोर करना चाहती है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।